हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिवराज सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। आशा है दोस्तों आप लोग अच्छे से होंगे, बढ़िया अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों आप जो है 1857 का जो विद्रोह हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे कि ये विद्रोह क्यों हुआ, ठीक है, और क्यों जो है इसका प्रसार हुआ, क्यों ये असफल रहा। ये सारी इसके बारे में हम लोग पड़ताल करेंगे और इसके बारे में आप जानेंगे क्यों इतना जो है जो शक्तिशाली थे लोग, नेता जो इसके थे, लेकिन फिर भी हारे, क्या कारण था। ये सब की जो है हम लोग पड़ताल करने वाले हैं, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए अब ये क्यों हुआ है 1857 का विद्रोह, है ना। तो इसके कारण में हम लोग जाते हैं। तो जैसे आप देखिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी के आप देखते हैं जब इसने कब्जा जमा लिया भारत पे, तो इसके क्या थे, दो प्रमुख कार्य हमें देखने को मिलते हैं। ये क्या करता है, साम्राज्य को बढ़ाना चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा, और जो देसी रियासत हैं उनको जो है पूरा कवर करना चाहता है। व्यापारिक शोषण करता है, ठीक है, ये अपना पूरा एकाधिकार जमाना चाहता है ना। तो अब भाई देखिए इसके जो कार्यकर्ता थे, जो अंग्रेज थे, जो प्रशासक थे, इनको क्या था, धन की लालच बहुत थी। ये ज़्यादा से ज़्यादा धन अपना यहाँ से ले करके अपने देश जाना चाहते थे, है ना। तो जैसा आप देखते हैं दोस्तों, अभी अगर आप इतिहास उठाइए, है ना, प्राचीन इतिहास से मध्यकाल जब मुग़ल एम्पायर तक आप देखिए, तो क्या होता है कि ये जितने भी हमलावर आए हैं, आक्रमणकारी आए हैं, तो ये आए तो हैं, लेकिन यहाँ पे जो है सत्ता अपना कब्जा करके यहीं पे इन्होंने शासन किया है। चाहे मुग़ल एम्पायर पकड़ लीजिए, चाहे पीछे के जो भी शासक आप देखिए आए हैं, तो यहाँ पे आक्रमणकारी के रूप में तो आए हैं, लेकिन यहीं पे बस गए हैं, यहीं पे रह गए हैं। और अंग्रेज़ों का क्या था, ये इसका उल्टा था। अंग्रेज़ क्या करते थे, ये जो है अपना यहाँ पे कब्जा किए हैं और उपनिवेश बनाए हैं, लेकिन यहाँ का जो धन है वो लेके जा रहे हैं ब्रिटेन, ये भारत को खाली कर रही हैं, है ना। तो ये जो है फ़र्क था आपके जो पहले के शासक थे और अंग्रेज़ों में। तो भाई अब क्या था, अब देखिए ये जो है धन की लालच है कि कितना लूट लें, कितना लेके जाएं, ये किसी को नहीं छोड़ रहे थे। अब आप समझिए कि इससे जो है जितने भी वर्ग थे, शासक राजा था, जो शासक थे, सैनिक थे, जमींदार थे, किसान थे, व्यापारी थे, ब्राह्मण, मौलवी, सबको जो है ये लोग त्रस्त किए हुए थे। अब जैसे जो राजा है वो सोच रहे हैं कि कितना जल्दी ये इनका जो भाई राजगी जो व्यवस्था इनकी है, जो सत्ता है वो हमारा ही हो जाए, धन उन सब हमारा हो जाए, कब्जा हो जाए। सैनिक हैं वो भी त्रस्त हैं, जैसे जो सामान्य वर्ग के पहले ऊंचे ओहदों पे रहते थे अब एक सामान्य रह गए हैं, है ना। ज़मींदार हैं, जो पहले ज़मींदारी थी अब वो जो अंग्रेज़ की शासन व्यवस्था दूसरी है, उनसे इनकी भी हालत ख़राब है। किसान की ख़राब है, जो कि इनकी जो व्यवस्थाएं हैं, अभी मैं सब एक एक करके बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये जो नियम बनाए, अब जैसे ब्राह्मणों की हालत ख़राब थी, मौलवी की ख़राब थी, ये अपना जो है क्रिश्चियन धर्म फैलाना चाहते थे, है ना। और ये इन सबको जो है मतलब जो हिंदू हैं मुस्लिम हैं वो दोनों परेशान थे, क्योंकि सबको ईसाई बनाना चाह रहे थे। ये सोच रहे थे कि जो है भारत को ईसाई बना दिया जाए, जितने भी प्रजा है सब ईसाई हो जाएं, है ना। तो ये सब पे लेकर के सभी वर्ग जो है परेशान था। अब देखिए एक ये सब लोग तो परेशान थे, लेकिन एक वर्ग था जो पाश्चात्य शिक्षा पाया हुआ था, जो अंग्रेजी का जानकार था, वो इनसे संतुष्ट था। क्यों संतुष्ट था, क्योंकि भैया ये जो है कंपनी में अपना उनके यहाँ नौकरी करता था, कंपनी से ही उसको पैसा मिल रहा था, ठीक है। तो अब भाई देखो आगे आप, अंग्रेजों के कारण हिंदू और मुसलमानों का धर्म, मान, जीवन, संपत्ति सभी के लिए खतरा पैदा हो गया था, ठीक है। तो अब भाई देखो आप, हिंदू मुसलमानों, जैसे अभी आप देखेंगे गाय और सूअर की चर्बी जो है जो नई बंदूक आई थी उस पर लगाया गया था, जिससे कि हिंदू मुसलमान दोनों का धर्म भ्रष्ट हो रहा था। मान, पहले जो प्रतिष्ठा थी राजाओं के समय वो इनका ख़त्म हो गया था। जीवन खतरे में था। संपत्ति
भी कब कौन सा क्या नियम लगा दें कि इनकी जो ज़मींदार हैं ये सब ज़मींदारी ख़त्म हो जाए, है ना। तो ये सब जो है सब पे इनका खतरा, इन पर जो है खतरा पैदा हो गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, है ना। और देखिए भारतीयों का गुस्सा समय समय पर भारत के अलग अलग भागों में सैनिक विद्रोहों, अन्य विद्रोहों के रूप में दिखाई देता था, है ना। जैसे आप देखिए, अब कुछ विद्रोहों को आप देखिए, है ना, उसको आप देखिए कि क्या है। जैसे 1857 के विद्रोह के फूटने से पूर्व ही भारत में कई स्थानों पर विद्रोह के स्वर फूटने लगे थे। अब आपका समय है 1764 ईस्वी का, देख लीजिए। 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध के समय हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में लड़ रही सेना के कुछ सिपाही विद्रोह करके मीर कासिम से जाकर मिल गए थे, है ना। और देख लीजिए, जैसे 1806 ईस्वी में बेलोर मठ में कुछ भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों द्वारा अपने सामाजिक धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप के कारण विद्रोह का मैसूर के राजा का झंडा फहरा दिया, है ना। तो ये एक रास्ता, एक निर्माण हो रहा है, भूमि तैयार हो रही है 1857 की विद्रोह की, है ना। तो ये छोटे मोटे जो आ रहे हैं, तो एक दहकता हुआ जो ज़मीन तैयार है उसके छोटे मोटे लावे निकल रहे हैं। तो ये सब हैं। जैसे 1842 ईस्वी में आप वर्मा युद्ध के लिए भेजी जाने वाली ब्रिटिश भारत की सेना की 47वीं पैदल सैनिक टुकड़ी के कुछ सिपाहियों ने उचित भत्ता न मिलने के कारण विद्रोह कर दिया था, है ना। और जैसे देखिए 1825 ईस्वी में असम स्थित तोपखाने में विद्रोह हुआ था, है ना। और 1844 ईस्वी में 34वीं NI और 64वीं रेजिमेंट के सैनिकों ने उचित भत्ते के अभाव में सिंध के सैन्य अभियान पर जाने से इनकार कर दिया, ठीक। और 1849-50 ईस्वी में पंजाब स्थित गोविंदगढ़ की एक रेजिमेंट विद्रोह पर उतर आई थी, ठीक। तो ये सब जो हैं और भी कारण हैं, लेकिन ये सब आप जो मुख्यतः जो है दिखाई देता है कि ये सब जो है विद्रोह हो रहे थे, है ना। तो अब आ जाइए भाई, विद्रोह का कारण क्या था, क्यों विद्रोह हुआ है, इसका कारण क्या है, आइए इसे जो है समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए 1857 ईस्वी के विद्रोह के स्वरूप और कारणों के बारे में जो है इतिहासकारों का अलग अलग मत है। जैसे अंग्रेजी और भारतीय विद्वानों में अधिकांशतः विद्रोह का कारण सैनिकों की शिकायतों और चर्बी युक्त कारतूस को मानते हैं। मुख्यतः किस चीज़ को मान रहे हैं, जो चर्बी युक्त कारतूस है उसको मुख्यतः मान रहे हैं, है ना। और सैनिकों की जो शिकायत थी, जैसे वो जैसे था ना कि समुद्र पार जाने पे हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, ऐसी मान्यता थी, लेकिन ये लोग भेजते थे, दूसरे देशों में भेजते थे, तो ये सब शिकायत की सुनवाई नहीं होती थी। तो ये शिकायतें थी, चर्बी युक्त कारतूस था, ये सब जो है कारण मानते हैं, अधिकांशतः जो है विद्वान मानते हैं इसका कारण कि इसी वजह से 1857 का जो विद्रोह है वो हुआ है, ठीक है। और भी भाई जो शोध हुए हैं उससे पता लगता है कि देखिए केवल चर्बी युक्त कारतूस ही कारण नहीं है, और भी कारण हैं इसके, ठीक। और देखें आगे, तो इसमें देखिए 1857 के जो विद्रोह के राजनीतिक कारण भी हैं, ठीक है, आर्थिक कारण भी हैं, सामाजिक कारण भी हैं, है ना। ये सब मिला करके पूरा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक कारण मिल करके 1857 का विद्रोह का मतलब इनकी वजह से हुआ है ना। ये सारे कारण जो है जिम्मेदार हैं 1857 के क्रांति के, ठीक है। तो अब देखिए विद्रोह के राजनीतिक कारणों में आप देख लीजिए, जैसे डलहौजी की जो व्यापगत नीति और वेलेजली की सहायक संधि का विद्रोह को जन्म देने में भाई इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या है डलहौजी की व्यापगत नीति, इसके बारे में मैं पीछे बता चुका हूँ, और सहायक संधि, तो ये जो है विद्रोह को जन्म देने वाले में कारणों में से है।
और डलहौजी ने अपने व्यक्तिगत नीति द्वारा, जैसे आप देखिए कि जैतपुर, संभलपुर, झांसी, नागपुर आदि राज्यों का ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया है ना, और साथ ही अवध के नवाब को कुशासन के आधार पर गद्दी से उतार दिया। ठीक है, भूतपूर्व पेशवा को पेंशन जब्त कर ली। यह सब कारण व्यापक असंतोष के लिए भाई पर्याप्त था। ठीक, और देखिए डलहौजी ने तंजौर और कर्नाटक के नवाबों की राजकीय उपाधियां जब्त कर ली। मुगल बादशाह को अपमानित करने के लिए उन्हें नज़र देना, सिक्कों पे नाम खुदवाना आदि परंपरा को डलहौजी ने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। साथ ही बादशाह को लाल किला छोड़कर कुतुब मीनार में रहने का आदेश दे दिया कि भैया आप जाओ कुतुब मीनार में रहो। और देखिए क्या हो रहा है, राजनीतिक कारणों के साथ साथ प्रशासनिक कारण भी विद्रोह के लिए जिम्मेदार थे। प्रशासनिक कार्यों में भारतीयों की भागीदारी जाति श्रेष्ठता पर आधारित थी। कोई भी भारतीय सूबेदार से ऊंचे पद तक नहीं पहुंच पाता था। न्यायिक क्षेत्र में अंग्रेजों को हर स्तर पर भारतीयों से श्रेष्ठ माना गया था। सूबेदार लास्ट पद था, उसके ऊपर वो जा ही नहीं सकते, कितनी भी योग्यता हो हिंदुओं की, है ना। तो ये सब जो है कारण थे। अब अंग्रेज भाई भारतीयों से श्रेष्ठ हमेशा माने जा रहे हैं, है ना, तो ये भेदभाव का जो है बहुत ज़्यादा था। और कंपनी की भू राजस्व व्यवस्था ने अधिकांशतः अभिजात वर्ग को निर्धन बना दिया। तो अभिजात वर्ग जो पहले जमींदार हुआ करते थे, जो नियम कानून बन गए, उससे इनका जो है काम तमाम हो गया अभिजात वर्ग का। बम्बई में स्थापित इनाम कमीशन ने अपने सिफारिशों के आधार पर करीब 20,000 जागीरों को जब्त कर दिया। ठीक है, और देखिए जो है स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था और फिर महालवाड़ी व्यवस्था द्वारा किसानों का जबरदस्त जो है उनका शोषण हुआ है ना, और वे निर्धनता की कुचक्र में फंस गए सारे किसान। ये जो इन्होंने व्यवस्था लाई। और 1857 ईस्वी के विद्रोह के लिए जिम्मेदार सामाजिक और आर्थिक कारणों में अंग्रेजी प्रशासन के सुधारवादी उत्साह के अंतर्गत पारंपरिक भारतीय प्रणाली संस्कृति संकटग्रस्त स्थिति में पहुंच गई, जिसका रूढ़िवादी भारतीयों ने जमकर विद्रोह किया था, है ना। और ईसाई धर्म के प्रचार के लिए पर्याप्त सुविधाएं सरकार द्वारा प्रदान की गई, यानी ईसाई धर्म को ये सपोर्ट कर रहे हैं। 1856 ईस्वी के धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम की धारा 21 द्वारा ईसाई धर्म ग्रहण करने वाले लोगों को अपनी जो पैतृक संपत्ति का हकदार माना गया। साथ ही उन्हें नौकरियों में पदोन्नति, शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश की सुविधा प्रदान की गई। अंग्रेजों को इस नीति ने भारतीयों को अंततः विद्रोह के लिए मानसिक रूप से तैयार कर दिया गया। अब भैया जो ईसाई धर्म अपना लेगा तो देखिए उसको जो है शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश की सुविधा दी जाएगी, नौकरियों में पदोन्नति अच्छी होगी, और जो नहीं अपनाएगा, जो नहीं लेगा, वो देखिए इन सुविधाओं से क्या होगा, वंचित रह जाएगा। ठीक है, और देखिए क्या हो रहा है, 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति मिल गई। कंपनी के नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष मैगलस ने 1857 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में बोलते हुए कहा था कि ईश्वर ने भारत का विशाल साम्राज्य अंग्रेजों को ईसा मसीह की विजय पताका को एक छोर से दूसरे छोर तक फहराने के लिए दिया है। प्रत्येक अंग्रेज को अपनी पूरी शक्ति इस कार्य में लगा देना चाहिए ताकि सारे भारत को ईसाई बनाया जा सके। क्या करें हैं मैगलस करें कि ताकि सारे भारत को ईसाई बनाया जा सके। तो जो भी हो सके आप सारी चीज़ें लगा दीजिए, कर बल छल सब लगा दीजिए कि सारे भारत को ईसाई बना दिया जाए। ठीक है, तो इससे भी जनता जो है परेशान हो गई थी कि ये जो है अंग्रेज जो हैं वो अब हम लोगों का, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है, वो समझ गए थे कि भैया ये जो है धर्म भ्रष्ट करने वाला है हम लोगों का, है ना, ईसाई बना देगा। तो ये डर गए थे दोनों लोग। और आर्थिक कारण भी, जैसे आप समझ लीजिए 1857 के विद्रोह के लिए जिम्मेदार है। भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का सबसे बड़ा अभिशाप था देश का आर्थिक शोषण। आर्थिक शोषण भी ये जबरदस्त कर रहे थे। प्लासी के युद्ध के बाद निरंतर भारत का शोषण होता रहा,
जो शायद जन असंतोष का सबसे महत्वपूर्ण कारण रहा। प्लासी के बाद आपने देखा है, मैंने बताया भी कि कैसे ज़बरदस्त शोषण अंग्रेज़ों ने किया है, कैसे लूटपाट मचाई है। ये आपने नहीं देखा है तो पीछे की वीडियो में आप देख डालिए, सब मैंने बताया है आपको, है ना। और देखिए, आर्थिक शोषण और उसके पारस्परिक आर्थिक ढांचे के पूर्णतया विनाश ने जो किसान थे, दस्तकार थे, हस्तशिल्पकार थे, बड़ी संख्या में जो ज़मींदार थे, सब भिखारी हो गए, है ना। और देखिए, ब्रिटिश भू और भू राजस्व नीतियाँ, कानून तथा प्रशासन की प्रणालियों ने बड़ी संख्या में किसानों और ज़मींदारों को भूमि और उनके अधिकार से अलग कर दिया, ज़मीन चले गए। और देखिए, जमींदारों और किसानों का उत्पीड़न तथा उनसे बड़ी मात्रा में धन की उगाही आदि ऐसे कारण थे जिन्होंने असंतोष को जन्म दिया। और उसके बाद देखिए, यही विद्रोह का कारण बना। और 1857 के विद्रोह के सैनिक कारणों में अनेक ऐसे कारण थे जिन्होंने इस विद्रोह की पृष्ठभूमि तैयार की। क्या तैयार की है? अंग्रेजी सेना में कार्यरत भारतीय सैनिकों में अधिकांश कनिष्ठ अफसर थे, छोटे अफसर थे, है ना। उन्हें पदोन्नति का कोई फ़ायदा नहीं दिया जाता था। मतलब भारतीय जो थे बस वो छोटे अफसर ही रह जाएंगे और ऊपर उनकी पदोन्नति होनी ही नहीं है, कितना भी योग्य हों, कितना भी अच्छा काम करें, ऊपर के पद पे केवल अंग्रेज ही रहेंगे, है ना। इससे भी जो सेना में थे वो असंतुष्ट थे। और देखिए, पदोन्नति से वंचित, वेतन की न्यूनतम मात्रा, भारत की सीमाओं से बाहर युद्ध के लिए भेजा जाना, समुद्र पार भत्ता न देना आदि ऐसे कारण थे जिन्होंने भारतीय सैनिकों में असंतोष को जन्म दिया और वे विद्रोह के लिए विवश हो गए, है ना। तो देखिए, अब ये भाई जो पैसा मिल रहा है बहुत कम मिल रहा है इनको, समुद्र पार भी जा रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। जो धारणा भी प्रचलित थी कि भाई धर्म भ्रष्ट हो जाता है समुद्र पार करने पे, तो समुद्र भी पार करा रहे हैं। और जो लड़ भी रहे हैं बाहर, उसका भी भत्ता नहीं मिल रहा है ना। तो ये सब सारी परेशानियाँ भारतीय सैनिकों को थी, जिससे विद्रोह उनके मन में आया कि नहीं, विद्रोह से ही हमारा उद्धार होगा। अब देखिए, अब कुछ आप जो कुछ पुस्तकें आप देख लीजिए जो 1857 के विद्रोह पे बनी हैं और उसके लेखकों को आप देख लीजिए। तो जो मुख्य पुस्तकें हैं 1857 पे लिखी गई हैं और उसके जो लेखक हैं, आइए उनके बारे में बता दें। देखिए, जैसे आपका लेखक आप सुनिए, लेखक हैं सैयद अहमद खां। इन्होंने पुस्तक लिखी है असबाब ए बगावत ए हिंद, ठीक है। भारतीय भाषा में विद्रोह की ये प्रथम पुस्तक है, ठीक। दूसरी आप देखिए है अशोक मेहता की। अशोक मेहता राइटर हैं और उन्होंने द ग्रेट रिबेलियन लिखा है। ध्यान दीजिएगा, एग्ज़ाम में पूछता है, ठीक है, नोट भी करते जाइएगा आप लोग। के सेनगुप्त, रिसेंट राइटिंग ऑन द रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है। और देखिए टी.आर. होम्स, हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी, ठीक है। और पी.सी. जोशी ने रिबेलियन 1857 लिखा हुआ है। एस.बी. चौधरी ने थ्योरीज ऑफ द इंडियन म्यूटिनी लिखा हुआ है, ठीक है। आर.सी. मजूमदार ने द सिपोय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 लिखा हुआ है, ठीक है। और एस.एम. सेन ने 1857 पुस्तक लिखी है, जिसकी पुस्तक का नाम है 1857, ठीक। और बी.डी. सावरकर ने लिखा है फर्स्ट वार ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो ये कुछ मुख्य किताबें हो गई और उसके लेखकों के बारे में मैंने बताया आपको, ठीक। और कारणों में और आप देख लीजिए, हम लोग कारणों की चर्चा कर रहे थे कि विद्रोह के कारण क्या थे। कुछ कारण और आप देखिए कि क्या कारण थे। जैसे आपका है, चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग को 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण माना जाता है। ऐसे समय में अनेक कारणों से जनता में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध क्रोध की ज्वाला पहले से ही भड़क रही थी।
तभी कैनिंग की 2 घोषणाओं ने आग में घी का काम कर दिया। तो पीछे आपने देखी कि भाई इससे जनता त्रस्त हो गई थी, चाहे वो शासक हैं चाहे सैनिक हैं। और 2 जो है कैनिंग घोषणाएं करते हैं। वो 2 घोषणाएं कौन थी जिससे जो है आग में घी का काम किया है? तो देखिए, ये पहला इन्होंने घोषणा की है कि भाई सेना में नए रंग रूटों के लिए समुद्र पार के लिए ब्रिटिश प्रदेशों में सेवा करना अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है। और देखिए, जिसे वे भारतीय सैनिक अपने धर्म विरुद्ध समझते थे, है ना। अब भाई समुद्र पार, आपको मैंने बताया कि उस समय समुद्र पार करना जो है धर्म विरुद्ध माना जाता था कि भाई जो समुद्र पार करेगा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ऐसे गांधी जी के साथ भी हुआ है। आप उनकी स्टोरी पढ़ेंगे, आत्मकथा उनकी, तो उनको भी वहाँ के लोग जो है मतलब नहीं चाहते थे कि भाई गांधी जी जाएं। उनका परिवार वाले जो आस पड़ोसी थे तो वो खिलाफ़ हो गए थे कि अगर ये जाएंगे तो हम गांधी जी को समाज बहिष्कृत कर देंगे। तो गांधी जी जब पढ़ के आते हैं तो भाई नाराज़ ही चल रहे थे। उनका खाबदान नहीं था, है ना। समाज से उनको निकाल दिए थे। तो फिर उनके भाई वही मिल करके और पूजा पाठ करते हैं, बताते हैं। फिर धीरे धीरे जो है उनको समाज में लिया जाता है। तो अब देखिए, तो गांधी जी के समय तक भी हमें मिलता है कि जो है समुद्र पार करना यानी धर्म भ्रष्ट करना है ना। तो ये है। और दूसरा देखिए नियम क्या निकाला है इन्होंने, कैनिंग ने, कि सैनिकों को एक ऐसे कारतूस के प्रयोग के लिए विवश होना पड़ा जिसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई थी। अब आप देखिए कितना जो है, चाहे हिंदू हैं गाय को कितना मानते हैं, जो मुस्लिम हैं देखिए सूअर को जो है गंदा मानते हैं, है ना। तो अब इसलिए अब भाई गाय और सूअर की चर्बी लगी है, अगर गाय हिंदू की लगेगी तो उनका धर्म भ्रष्ट हो रहा है। अगर सूअर मुसलमान के मुंह से, क्योंकि वो कारतूस मुंह से ही खींचना पड़ता था, तो मुसलमान का धर्म भ्रष्ट हो रहा था। तो इसलिए जो है अब ये दोनों नियम निकाल दिए हैं। अब इससे जो है और परेशानी बढ़ गई दोनों धर्मों के लोगों को। अब देखिए आगे क्या हो रहा है और क्या कारण बन रहे हैं। तो कैनिंग सरकार ने 1857 में सैनिकों के प्रयोग के लिए पहले क्या चलती थी, ब्राउन ब्रेस, ब्राउन जो है इसका नाम था देखिए ब्राउन और बैस, है ना, ये नाम था पहले। ये बंदूक यूज़ होती थी। फिर अब देखिए कैनिंग सरकार ने क्या करा दिया है, उसके स्थान पर इनफील्ड राइफल, इनफील्ड राइफल, अब इसका प्रयोग करा दिया है ना। तो अब इसका प्रयोग करवाया जिसमें भाई कारतूस को लगाने से पूर्व दांत से खींचना पड़ता था। चूँकि कारतूस में गाय और सूअर दोनों की चर्बी लगी थी, इसलिए हिंदू और मुसलमान दोनों भड़क उठे। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, 1857 के विद्रोह की शुरुआत हो गई। तो अब इसमें क्या लगा था भैया, गाय का भी चर्बी लगी है, सूअर का भी लगा था। तो अब जो है दोनों भड़क गए कि भैया अब नहीं, अब जो है होगा दंगा, अब होगा विद्रोह, है ना। तो अब शुरू हो जाती है 1857 का विद्रोह चालू हो जाता है कि हम उठा के अब फेंक ही देंगे तुमको, है ना। तो अब देखिए अब विद्रोह की योजना कैसी बनती है, कैसे आरंभ होता है, कैसे प्रसार होता है। ठीक है, आइए इसको जो है मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए जैसे योजना की बात अगर हम कर लें, आप ये समझिए कि ऐसा नहीं है कि 1857 का विद्रोह अकस्मात फूट पड़ा हो। ऐसा नहीं कि तुरंत भैया फूट गया, ऐसा नहीं है। इसके पीछे पर्याप्त संगठन और तैयारी थी, इसके पीछे पर्याप्त संगठन और तैयारी थी। इतिहासकार सुंदरलाल के अनुसार इस राष्ट्रीय प्रयत्न के तहत में उतनी ही गहरी योजना और उतना ही व्यापक और गुप्त संगठन था जहाँ तक मालूम हो सकता है। इस विशाल योजना का सूत्रपात कानपुर के समीप बिठूर या फिर लंदन में हुआ है। ठीक है, और कुछ इतिहासकार भाई मानते हैं, जैसे
नाना साहब जो थे, है ना, के निकट जो अजीमुल्ला खां थे, सतारा के जो हटाए गए राजा थे, रणोजी बापू ने जो है ये लंदन में योजना बनाई थी विद्रोह की, है ना। और देखिए अजीमुल्ला ने बिठूर कानपुर में नाना साहब के साथ मिलकर के विद्रोह की योजना को अंतिम रूप दिया है। 31 मई 1857 को क्रांति का दिन निश्चित कर दिया गया था, दिन भी निश्चित कर दिया गया था कि भाई 31 मई 1857 को विद्रोह होगा। क्रांति के प्रतीक के रूप में कमल और रोटी को चुना गया। कमल के फूल को उन सभी सैन्य टुकड़ियों तक पहुंचाया गया जो विद्रोह में शामिल थी, तथा रोटी को एक गांव का चौकीदार दूसरे गांव तक जो है पहुंचाता था। ठीक है। और क्या हुआ भाई, सर जान के अनुसार महीनों से ही नहीं बल्कि वर्षों से ये लोग सारे देश के ऊपर अपनी साजिशों का जाल फैला रहे थे। विशाल साहब के दूत पत्र लेकर घूम रहे थे। इन पत्रों में हथियारों के साथ शायद रहस्यपूर्ण शब्दों में भिन्न भिन्न पदों के नरेशों और सरदारों को सलाह दी गई थी। उन्हें युद्ध में भाग लेने के लिए जो है आमंत्रित किया गया था। मैंने लेटर चिट्ठी लिखी गई है, गुप्त कोड में जा रहा है कि पता भी अगर कोई पकड़ भी ले तो समझ ना पाए। ये सब सारा जो है आदान प्रदान हो रहा है, लेटर भेजे जा रहे हैं, मंगाए जा रहे हैं। रोटी जो है देखिए कमल और रोटी भेजी जा रही है ना। एक गांव से एक शहर से दूसरे शहरों में गांव में पहुंचाया जा रहा है ना। और देखिए अब आगे कैसे आरंभ हो रहा है, कैसे घटनाक्रम बढ़ता है, इसे आप देखिए। तो चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग को लेकर सैनिकों में अशांति थी, जिनके कारण 23 जनवरी 1857 को दमदम के सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग लेने से मना कर दिया। उसके बाद 26 फरवरी 1857 को बहरामपुर की 19वीं NI ने चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग को जो है यूज़ करने के लिए मना कर दिया और विद्रोह कर दिया है। ठीक, अब देखिए आगे क्या हो रहा है। चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग के विरुद्ध पहली घटना 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी में घटी है। बैरकपुर की छावनी में घट रही है, जहां 34वीं NI रेजिमेंट के सैनिक मंगल पांडे नामक एक सिपाही ने चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग से इनकार करते हुए अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और लेफ्टिनेंट जनरल ह्यूसन की हत्या कर दी, है ना। तो इनकी हत्या कौन करते हैं? मंगल पांडे। अब मंगल पांडे जो है कहाँ के थे? बलिया के थे। ठीक है। और ये जो है बंगाल में बैरकपुर छावनी की इन्फेंट्री में ये जवान थे। और 8 अप्रैल 1857 को इनको जो है सैनिक अदालत ने इनको फांसी की सज़ा दे दी। 34वीं जो रेजिमेंट थी वो उसको जो है भंग कर दी गई, है ना। अब आइए इसका प्रसार को आप देखिए, जो है विद्रोह का जो 1857 का विद्रोह का प्रसार आप देख लीजिए। तो भारतीय स्वतंत्रता हेतु प्रथम सशस्त्र विद्रोह जो है 10 मई 1857 को मेरठ स्थित छावनी की 20वीं NI तथा 3 LC की पैदल सैन्य टुकड़ी ने चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग जो है करने से इनकार कर दिया है। और शीघ्र ही विद्रोहियों ने अपनी उच्चाधिकारियों की हत्या कर दिल्ली की ओर जो है रवाना हो गए। 11 मई को प्रातः विद्रोही ने दिल्ली पर अधिकार कर जो है मुगल जो बादशाह थे बहादुर शाह जफर को, उनको जो है क्या कर दे रहे हैं? अपना भारत का सम्राट और विद्रोहियों का नेता बना देते हैं। ठीक है। जो विद्रोही भाई जो सैनिक विद्रोह किए हुए थे, वो अपना बहादुर शाह को, जो मुगल शासक थे अंतिम, उनको जो है शासक अपना नेता बना देते हैं, है ना। और भारत का सम्राट घोषित कर देते हैं। दिल्ली विजय का जो समाचार है भाई पूरे देश में फैल गया, पूरी चारों तरफ आग की तरह फैल गया। और जो विद्रोही थे वो धीरे धीरे कानपुर, लखनऊ, बरेली, जगदीशपुर जो बिहार में है, झांसी, है ना, अलीगढ़, रुहेलखंड, इलाहाबाद, ग्वालियर को जो है हर जगह पे आपका विद्रोह फैल गया। और कानपुर में 5 जून 1857 को विद्रोह हो गया।
है ना। यहाँ पर जो है पेशवा बाजीराव द्वितीय के जो दत्तक पुत्र थे नाना साहब, जिन्हें धोंदू पंथ कहते थे, ने विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया है। उनकी सहायता जो है तात्या टोपे ने की है। और देखिए नाना साहब लगातार जो है पराजित होते रहे, नेपाल चले गए और वहीं पे जब तक वो जिंदा रहे अंग्रेज़ों से लड़ते रहे। उसके बाद देखिए नाना साहब ने अंग्रेज़ों को चुनौती देते हुए कहा था कि जब तक मेरे शरीर में प्राण हैं, मेरे और अंग्रेज़ों के बीच जंग जारी रहेगी, चाहे मुझे मार दिया जाए या फिर कैद कर लिया जाए या फांसी पर लटका दिया जाए, पर मैं हर बात का जो है जवाब किससे दूंगा? तलवार से दूंगा, है ना। और दिल्ली में 82 वर्षीय बहादुर शाह, जो बहादुर शाह जफर थे मुग़ल शासक, 82 वर्षीय ने बख्त खां के सहयोग से विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया था। 20 दिसंबर 1857 को बहादुर शाह ने हुमायूं के मकबरे में अंग्रेज़ लेफ्टिनेंट WSR हडसन को जो है समक्ष इन्होंने समर्पण किया था, है ना। जब ये विद्रोही पराजित हो गए थे तो हडसन को जो है समर्पण कर दिए थे बहादुर शाह जफर। हडसन ने मिर्ज़ा इलाही बख्श की मदद से बहादुर शाह द्वितीय को बंदी बना लिया था। बम्बई के गवर्नर एल्फिंस्टन ने दिल्ली संघर्ष की भयंकरता को नादिर शाह के आक्रमण से भी अधिक भयंकर बताया है। बहादुर शाह को शेष जीवन रंगून में निर्वासित बिताना पड़ा, वहीं उनकी मृत्यु हो गई। रंगून वर्मा में, जो वर्मा नाम था पुराना, है ना, में स्थित बहादुर शाह की मज़ार पर लिखा है कि जफ़र इतना बदनसीब है कि उसे अपनी मातृभूमि में दफन के लिए 2 गज ज़मीन भी नसीब नहीं हुई है। आप जान लीजिए कि जो बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु हुई है वर्मा में, है ना, जो म्यांमार है आपका, तो एक जैसे जो बहुत गरीब आदमी होता है लगभग उसी तरह उनकी मृत्यु हो गई है। एक ऐसे कोने में अंधेरा जैसा कमरा था, है ना, सफाई नहीं थी और मक्खियाँ लग रही थी शरीर पे। इस तरह बहुत ख़राब जो है स्थिति हुई थी एक बादशाह की, और इस तरह जो है अंत समय में ऐसी मृत्यु होना, है ना। ये न्यूज़पेपर में निकला हुआ था, उसी से मैंने पढ़ा था और आपको बता रहा हूँ। न्यूज़पेपर में या तो कहीं पे पत्रिका में मैंने पढ़ी थी। और उसके बाद देखिए जो है अब बम्बई के गवर्नर एल्फिंस्टन ने दिल्ली संघर्ष की भयंकरता को भाई बताया है कि ये नादिर शाह के आक्रमण से भी अधिक भयंकर था। और लखनऊ में 4 जून को 1857 में विद्रोह की शुरुआत हुई है। बेगम हजरत महल ने अपने जो कम आयु के पुत्र थे बिजरिश कादिर को नवाब घोषित किया और लखनऊ स्थित ब्रिटिश रेजिडेंसी पर आक्रमण कर दिया है ना। लखनऊ के बाद बेगम हजरत महल ने मौलवी अहमदुल्ला के साथ शाहजहांपुर में भी नेतृत्व को जो है विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया। वे शीघ्र पराजित हुई और भागकर नेपाल चली गई, जहां उनकी गुमनाम मौत हो गई। तो ये भी हार गई, ठीक है, और चली गई नेपाल और वहाँ पे गुमनाम इनकी मौत हो गई, बेगम जो हजरत महल थी। उसके बाद देखिए अब आ जाइए झांसी में 4 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह की शुरुआत हुई, जिसमें रानी ने अपने साहसी नेतृत्व में अंग्रेज़ों के साथ वीरतापूर्वक युद्ध किया। परंतु झांसी के पतन के बाद रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर की ओर प्रस्थान कर गई। ग्वालियर में तात्या टोपे के साथ विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया। अनेक युद्धों में अंग्रेज़ों को पराजित करने के बाद अंग्रेजी जनरल हीरोज से लड़ते हुए 17 जून 1858 को वीर गति को प्राप्त हो गई झांसी की रानी, है ना। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर जनरल हीरोज ने कहा, भारतीय क्रांतिकारियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। अब भाई तात्या टोपे का क्या होता है, रानी लक्ष्मी जो है वीर गति को प्राप्त हो गई, तो जो तात्या टोपे थे वो चले गए नेपाल, ठीक है। और इनको जो है तात्या टोपे का जो वास्तविक नाम था वो था रामचंद्र पांडुरंग, ठीक है। अब देखिए तो ये जो है ग्वालियर का पतन हुआ अप्रैल 1859 में नेपाल चले गए।
जहां पर एक जमींदार मित्र मान सिंह के विश्वासघात के कारण पकड़े गए तथा 18 अप्रैल 1859 को फांसी पर लटका दिए गए। तात्या टोपे की गिरफ्तारी मध्य भारत में 1857 के विद्रोह की अंतिम घटना जो है थी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में तात्या टोपे को इटली का गेरीबाल्डी की संज्ञा जो है दी जाती है। गेरीबाल्डी कहा जाता है, उनसे तुलना की जाती है। किसका? तात्या टोपे का। ठीक है। और देखिए जगदीशपुर जो है आरा बिहार में है, में वहाँ प्रमुख जमींदार कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह के समय विद्रोह का झंडा फहराया था। तो अदम्य साहस, वीरता, सेना नायकों जैसे आदर्श गुणों के कारण 1857 के विद्रोह के समय कुंवर सिंह को बिहार का सिंह कहा गया। उन्होंने विद्रोह की मशाल को रोहतास, मिर्ज़ापुर, रीवा, बांदा तथा लखनऊ तक फहराया, है ना। अपने जीवन के अंतिम युद्ध में उन्होंने अंग्रेज़ों को भारी क्षति के साथ परास्त किया। साथ ही युद्ध में जख्मी हो जाने के कारण 26 अप्रैल 1858 को जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। बहुत बहादुरी से इन्होंने अंग्रेज़ों का सामना किया, लड़ा। ठीक है। फैजाबाद में 1857 के विद्रोह को मौलवी अहमदुल्ला ने अपना नेतृत्व प्रदान किया था, है ना। जो फैजाबाद के विद्रोह के नेता मौलवी अहमदुल्ला जो है आरकाट जो तमिलनाडु है वहाँ के निवासी थे। ठीक है। और अलग अलग धर्मानुयायियों को आह्वान करते हुए अहमदुल्ला ने कहा कि सारे लोग अंग्रेज काफिर के विरुद्ध खड़े हो जाओ, उन्हें जो है भारत से खदेड़ दो। सभी धर्मों को जो है अहमदुल्ला कहते हैं आइए और इन अंग्रेज़ों को भगा दीजिए भारत से। और देखिए अहमदुल्ला के बारे में अंग्रेज़ों ने कहा, अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में जो है सबसे सर्वोत्तम सैनिक है। अहमदुल्ला की गतिविधियों से जो है अंग्रेज़ बहुत चिंतित थे। इनके ऊपर 50,000 का इनाम भी था और 1858 को जून 1858 को रुहेलखंड की सीमा पर पुवाया में इनकी गोली मारकर जो है हत्या कर दी गई। और देखिए रुहेलखंड में खान बहादुर खान ने 1857 के विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया। इन्हें मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय सूबेदार के पद पर नियुक्त किया गया। कालांतर में इन्हें पकड़कर जो है क्या कर दी गई, फांसी इनको भी दे दिया गया। 1857 के विद्रोह के प्रमुख कर्णधार थे राणा तुलाराम, तात्या टोपे, नाना साहब, मौलवी अहमदुल्ला, बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, राजा कुंवर सिंह, अमर सिंह। ये जो है क्या थे, ये प्रमुख कर्णधार थे, प्रमुख जो है विद्रोही थे 1857 की। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ आपका। आगे देखें, असम में 1857 के विद्रोह के समय वहाँ के दीवान मनीराम दत्त ने वहाँ के अंतिम राजा के पोते कंदपेश्वर सिंह को राजा घोषित कर विद्रोह की शुरुआत की। शीघ्र ही विद्रोह असफल हुआ। मनीराम को जो है क्या कर दिया गया, फांसी दे दिया गया इनको। और देखिए कोटा राजस्थान में एक भारतीय सैन्य टुकड़ी ने विद्रोह कर अंग्रेज एजेंट मेजर बर्टन की हत्या का विद्रोह किया, परंतु विद्रोह को जो है कुचल दिया गया। उड़ीसा में संबलपुर के राजकुमार सुरेंद्र शाही और उज्ज्वल शाही ने विद्रोह किया। गंजाम में साबरों ने राधा कृष्ण दंड सेन के नेतृत्व में पराल की मेडी में विद्रोह किया था। और देखिए पंजाब, जिसका अधिकांश हिस्सा विद्रोह से अलग रहा, में 9वीं अनियमित सेना घुड़सवार के वजीर खान ने अजनाला में विद्रोह किया। कुल्लू में राणा प्रताप सिंह और वीर सिंह ने विद्रोह की नेतृत्व किया, लेकिन शीघ्र ही इन सबको क्या कर दिया गया, इनको भी फांसी लग गई। और देखिए दक्षिण भारत, जिसका अधिकांश हिस्सा विद्रोह के समय शांत था, सतारा और कोल्हापुर में 1857 के विद्रोह का कुछ प्रभाव जो है हमें देखने को मिलता है। यानी जो दक्षिण भारत था वो लगभग विद्रोह से अप्रभावित था, है ना। बहुत छोटी सी घटना घटी। और आप देखिए तो उत्तर भारत जो है का क्षेत्र प्रमुख रूप से
उत्तर भारत और मध्य भारत आप देखते हैं, ये जो है 1857 की विद्रोह से जो है खासा प्रभावित रहा है ना, और दक्षिण भारत पे उतना प्रभाव नहीं दिखता है। और देखिए 17 में रंगोजी बापूजी गुप्ते ने विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया। बंगाल, पंजाब, राजपूताना, पटियाला, जीत, हैदराबाद, मद्रास आदि ऐसे क्षेत्र जहां पर विद्रोह नहीं पनप सका, यहाँ के शासकों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजी सरकार की मदद भी की थी। देखिए अब एक तो विद्रोह नहीं हुआ है, ऊपर से यहाँ के लोग जो है मदद भी किए हैं विद्रोह कुचलने के लिए अंग्रेज़ों की। और बंगाल के जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेज़ों की मदद की। 1857 के विद्रोह में व्यापारी, पढ़े लिखे लोग, भारतीय शासकों ने हिस्सा नहीं ली थी। अब देखिए, अब विफलता का कारण आप समझते जाइए। ये जो आपके हैं शासक, बंगाल, पंजाब, राजपूताना आप देख रहे हैं ना, तो यहाँ के जो शासक हैं ये अंग्रेज़ों की मदद कर रहे हैं विद्रोह की कुचलने के लिए, है ना। और यहाँ के जो भाई विद्रोह में व्यापारी हैं उन्होंने साथ नहीं दिया है, पढ़े लिखे लोगों ने साथ नहीं दिया है, शासकों की जो बड़ी संख्या थी वो भी साथ नहीं दी है इन विद्रोहियों का। तो ये सब देखिए हार के कारण आपको दिख रहे हैं, है ना। और देखिए 1857 को जब विद्रोह हुआ था उस समय उर्दू कवि मिर्ज़ा गालिब जो थे वो 1857 के विद्रोह को अपनी आंखों से देखा था, है ना। 1806 ईस्वी में बलवंत राव फड़के के नेतृत्व में संपन्न बेलोर क्रांति ने 1857 की क्रांति का पूरा अभ्यास किया था। तो ध्यान दीजिए, 1806 ईस्वी में बलवंत राव फड़के के नेतृत्व में संपन्न बेलोर क्रांति को 1857 की क्रांति का पूर्वाभ्यास कहा जाता है। ठीक, विद्रोह की अब आ जाइए, अगला पॉइंट हमें दिखता है जो 1857 का विद्रोह था उसकी क्यों असफल रहा, क्या कारण था। तो कारण अभी आपने देखा 1-2-3 लाइनों में समझ में आ रहा है कि कहाँ से गलती हुई है और क्यों जो है ये लोग विद्रोही हारे हैं, है ना। तो देखिए विद्रोह की असफलता के भाई तो कई कारण हैं। इसमें जो अगर हम प्रमुख देखें तो एकता का अभाव था और संगठन का अभाव था, साधनों की जो है कम संख्या थी, है ना। और विद्रोह की न तो कोई सुनियोजित योजना थी न कार्यक्रम, इसलिए यह सीमित, असंगठित और स्थानीय होकर रह गया था। मतलब ये जो है एक जैसे अंग्रेज क्या था कि इनका भाई है पूरा आदेश मिल रहा है, पूरी सेना संगठित है और सभी जो अफसर हैं हर एक से मिल कर के काम कर रहे हैं, तभी ना वो पूरे कंट्रोल कर पाए विद्रोह को। लेकिन जो ये विद्रोही थे तो विद्रोहियों को क्या था कि इनको ये अलग अलग लड़ रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं, मारे जा रहे हैं, कब्जा हो रहा है, भाग रहे हैं, फांसी हो रही है ना, अलग अलग लड़ रहे हैं। कोई एकता नहीं है या कुछ ऐसा कोई एक आदमी निर्देश नहीं दे रहा है कि भाई हाँ, एक अच्छे इनके पास नेतृत्व नहीं था, है ना। तो नेतृत्व का भी इन जो विद्रोह था उनका अभाव था, जिसकी वजह से ये लोग हारे हैं। तो अब आप समझिए ये सामंती इनका स्वरूप था। एक तरफ अवध, रुहेलखंड तथा उत्तरी भारत के सामंतों ने विद्रोह का नेतृत्व किया था, वहीं पटियाला, जींद, ग्वालियर, हैदराबाद के राजाओं ने विद्रोह का दमन में साथ दिया था। जहां विद्रोहियों के पास इक्का दुक्का नेता जैसे तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई थी, वहीं कंपनी के पास कई अफसर थे जैसे लॉरेंस, बंधु, निकोलस, आउट्रम, हैवलॉक, एडवर्ड्स जैसे कई जो है सेनापति थे उनका, और बढ़िया नेतृत्व कर रहे थे अंग्रेज़ों का, जिन्होंने विद्रोह को कुचलने में भाई महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। केवल ब्रिटिश सरकार के प्रति घृणा ही एक ऐसी भावना थी जिसके कारण विद्रोही एकजुट थे, अन्यथा उनके पास कोई राजनीतिक दृष्टि नहीं थी, कोई दिशा निर्देश नहीं था, कोई रणनीति नहीं थी, और जिससे कि भाई आगे अब जब रणनीति नहीं है तो आगे भविष्य में कौन सी योजना बनाए, कैसे हराएंगे, ये कुछ नहीं था उनके पास, विद्रोहियों के पास। और देखिए
विद्रोह के बारे में जॉन लॉरेंस ने कहा, यदि उनमें विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता रहा होता तो हम सदा के लिए हार जाते। अब देखिए कितनी बड़ी बात बताई है जॉन लॉरेंस ने, कह रहे हैं कि यदि विद्रोहियों में से कोई एक भी योग्य नेता होता तो हम जो है सदा के लिए हार जाते, हम लोग बाहर हो जाते भारत से। और 1857 के विद्रोह की उपलब्धि के बारे में जो है निष्कर्षतः कहा जा सकता है, यदि किसी ऐतिहासिक घटना का महत्व उसकी तत्कालिक उपलब्धि तक सीमित नहीं रहता तो 1857 का विद्रोह एक ऐतिहासिक त्रासदी भर नहीं थी। उसने अपनी असफलता में अपने महान उद्देश्यों को पूरा किया है। ठीक। राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन का प्रेरणा स्रोत बनकर 1857 के विद्रोह ने इस उपलब्धि को प्राप्त किया जो अन्य विद्रोहों के लिए संभव नहीं था। 1857 के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण करते हुए सर सैयद अहमद खान ने अंग्रेज़ों तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत जो है की थी, है ना। अब आ जाइए, समझ लीजिए विद्रोह का स्वरूप क्या था, है ना। अब इसको आप जो है समझिए। देखिए 1857 के विद्रोह के स्वरूप के बारे में जो इतिहासकार कई हैं तो इनमें जो है एक मत नहीं है, मतभेद है इनमें। तो अब यह विवाद मुख्यतः 3 बिंदुओं पर है: सैनिक विद्रोह, एक राष्ट्रीय संघर्ष या भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संघर्ष। अब देखिए कोई कह रहा है कि भैया ये जो है क्या था, ये सैनिक विद्रोह था, है ना। अब कोई कह रहा है कि नहीं ये राष्ट्रीय संघर्ष था, कोई कह रहा है ये पहला भारतीय स्वतंत्रता का पहला संघर्ष था। तो ऐसे ऐसे जो है जो इतिहासकार हैं वो अपना अलग अलग विचार दे रहे हैं कि भाई ये चीज़ थी, है ना। और देखिए सामंतीय असंतोष था, कोई कह रहा है, और उस पर प्रतिक्रिया थी, ये कुछ इतिहासकार कह रहे हैं। अब देखिए जैसे अधिकतर अंग्रेज इतिहासकार जो है 19वीं सदी वाले 1857 के विद्रोह को एक सैनिक विद्रोह भर मानते हैं, जिसमें अग्रणी है सर जॉन सीले। सीले के अनुसार यह विद्रोह 1857 पूरी तरह देशभक्ति से जो है रहित स्वार्थपूर्ण सैनिक विद्रोह था। सीले कह रहे हैं कि भाई ये जो है स्वार्थपूर्ण सैनिक विद्रोह था, जिसका न तो कोई देश था, न नेतृत्व था, और न कोई इसको जन समर्थन था। ठीक है। अब देखिए 1857 विद्रोह को सिर्फ सैनिक विद्रोह नहीं माना जा सकता, क्योंकि किसानों और सैनिक लोगों की भी भारी भागीदारी थी, इसलिए सैनिक विद्रोह को केवल एक कारण भर माना जा सकता है ना। तो देखिए इनका तर्क जो है फेल हो रहा है कि केवल सैनिक ही नहीं थे, उसमें आपने देखा कि आम जनता, कृषक, बहुत लोग शामिल थे। ठीक है। और कुछ अंग्रेज इतिहासकारों द्वारा 1857 के संग्राम को कट्टरपंथियों द्वारा ईसाइयों के विरुद्ध संग्राम मानते हैं, जैसे L.E.R. रीच कहते हैं, इनका कथन है। सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष है, ये कह रहे हैं T.R. होम्स कहा गया, जो बिल्कुल प्रासंगिक नहीं है। ये दोनों चीज़ें सही नहीं लग रही, जैसा कि आपने अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि क्या क्या कारण थे, क्यों जो है स्टार्ट हुआ था 1857 का विद्रोह। तो इसमें ये दो चीज़ें तो नहीं मिल रही हैं, सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष, ईसाइयों के विरुद्ध संग्राम, ये तो नहीं मिल रहा है ना। कुछ हो सकता है, लेकिन ये पूरा यही कहा जाए कि इसकी वजह से विद्रोह हुआ है तो ये नहीं माना जा सकता। और देखिए उसके बाद आप 1908 ईस्वी में प्रकाशित B.D. सावरकर की पुस्तक फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ने इस धारणा को जन्म दिया कि 1857 का ईस्वी का विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। सावरकर के मत से सहमति व्यक्त करते हुए डॉक्टर S.N. सेन ने अपनी पुस्तक 1857 में विचार व्यक्त किया कि कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में शुरू हुआ, वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ है। ठीक है, ये विचार हो गया आपका सावरकर का। सावरकर और सेन के विचारों के प्रति पूर्ण असहमति व्यक्त करते हुए डॉक्टर R.C. मजूमदार ने कहा कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न तो पहला ही, न ही राष्ट्रीय तथा न ही स्वतंत्रता
संग्राम था। ये कौन कहा? ये आरसी मजूमदार कर रहे हैं। ठीक है। अब आगे देखिए आप, डॉक्टर एसबी चौधरी ने 1857 के विद्रोह को सामंती जो है क्षोभ बताया है ना। विचारकों को ध्यान से जो है सुनती जाइए दोस्तों। ये डॉक्टर एसबी चौधरी ने 1857 के विद्रोह को क्या बताया है? सामंती क्षोभ बताया है, सामंती क्षोभ बताया है। देखिए जो मैं बता रहा हूँ, अगर एक बार में सुनाई नहीं देगा तो एक बार दो बार वीडियो आप देख लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी जो सुमेलित वाला है ना, उसमें पूछता है, एक तरफ राइटर हैं, एक तरफ उनके अब लिखा रहेगा कि भाई क्या सामंती क्षोभ था या सैनिक विद्रोह था, किसने लिखा है, किसने कहा है ना। तो उसमें आपको ये सुमेलित करना होगा। तो ध्यान से सुनिएगा, एक बार दो बार तीन बार वीडियो रिवाइज करके देख लीजिएगा। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक चल रही है आपकी। इस बात को स्वीकार करना होगा कि अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध किसी राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित नहीं था, क्योंकि 1857 में भारत राजनीतिक दृष्टि से एक राष्ट्र तो नहीं था, है ना। कुल मिलाकर 1857 का विद्रोह मध्यकालीन व्यवस्था के विघटन प्रक्रिया को रोकने के लिए विगत स्थायी स्थिति की पुनर्स्थापना का अंतिम जो है प्रयास था। विस्कांट पामस्टन 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद बेंजामिन डिज़ायरी ने 1857 को कहा कि साम्राज्यों का ह्रास और पतन चर्बी युक्त कारतूसों के कारण नहीं होता है। ये कौन कर रहा है? बेंजामिन डिज़रायली ने कहा, और ये जो है कब कहा है? 1857 जुलाई में। तो इस प्रकार के परिणाम जो है क्या कर रहे हैं आगे? पर्याप्त कार्डों से में संचित होने जाने की वजह से होता है। अतः यह एक जो है राष्ट्रीय विद्रोह था। तो राष्ट्रीय विद्रोह बता रहे हैं कौन? बेंजामिन डिज़रायली ने, है ना। तो ये जहाँ पे आएगा वहाँ पे अगर सुमेलित में है तो इन्होंने क्या कहा है? 1857 की विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा है ना। और देखिए, तो कंक्लूजन रूप में कहा जा सकता है 1857 का विद्रोह निःसंदेह साम्राज्यवाद विरोधी और राष्ट्रवादी था। ठीक है। इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और दोनों का एक ही लक्ष्य था, साम्राज्यवादी शासकों को उखाड़ फेंकना। लेकिन विद्रोहियों में राष्ट्रीयता एवं राष्ट्र तत्व की संकल्पना का जो है पूर्ण अभाव था, है ना। अब भाई आ जाइए जो है एक बार आपको रिवाइज करा दें, और जो है इसको जो विद्रोह का स्वरूप था, है ना, इसको एक बार और आप लोग रिवाइज कर लीजिए कि किसने जो है विद्रोह का स्वरूप कैसा था और किस इतिहासकार या विद्वान ने बताया है। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, है ना। जैसे आप देखिए 1857 का विद्रोह एक सैनिक विद्रोह था, जिसका तत्कालिक कारण चर्बी युक्त कारतूस था। तो ये किसने कहा है? पी रॉबर्टस ने कहा है। ठीक है। अगला देखिए, यह पूर्णतया सिपाही विद्रोह था। ये स्वरूप के बारे में चर्चा कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो यह पूर्णतया सिपाही विद्रोह था। ये 1857 के विद्रोह को किसने कहा है? तो इसको जो है देखिए के मालेसन, टेबिलियन, सर जॉन लॉरेंस व सीले ने, इन चारों लोगों ने जो क्या कहा है कि 1857 का जो विद्रोह था वो जो है एक सिपाही विद्रोह मात्र था। ठीक। अब आगे देखिए, एक सामंतवादी प्रक्रिया थी। ये किसने कहा है? एसबी चौधरी ने। यह स्वतंत्रता संग्राम था। ये किसने कहा है? डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने। ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध था। ये किसने कहा है? LR रीस ने। अंग्रेज़ों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। अब भाई ये किसने कहा है?
तो ये जो है जेम्स आउटस एवं डब्ल्यू टेलर ने कहा है। यह राष्ट्रीय विद्रोह था। ये किसने कहा है? बेंजामिन डिज़रेली और अशोक मेहता ने कहा है। यह विद्रोह राष्ट्रीयता के अभाव में स्वतंत्रता संग्राम था। डॉक्टर एस एन सेन कहे हैं। तथाकथित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न ही राष्ट्रीय, न ही स्वतंत्रता संग्राम था, रमेश चंद्र मजूमदार ने कहा है। और यह सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था, ये किसने कहा है? बी डी सावरकर ने कहा है। बी डी सावरकर ने कहा है। ठीक है। तो अब भाई जो स्वरूप के बारे में और उसको किस विद्वान ने, किस इतिहासकार कहा है, इसको आप जो है अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब एग्ज़ाम में आएगा तो आप लोग अच्छे से मिला लेंगे ना, सुमेलित कर लेंगे। अब आ जाइए, एक बार अब कंक्लूजन रूप में आप समझ लीजिए कि कौन सा दिन था। ठीक है। और जैसे कौन सा जगह था, उस जगह को नेतृत्व कौन कर रहे थे, और किस दिन जो है विद्रोह हुआ था, और विद्रोह को कुचलने वाले सैन्य अधिकारी कौन थे अंग्रेज़ों की तरफ से, और किस दिन जो है समर्पण किए हैं जो विद्रोही हैं, है ना। तो इसको आप देखिए केंद्र था दिल्ली। बहादुर शाह और जफ़र बख्त थे। 11 मई 1857 को जो है विद्रोह का दिन है। और निकलसन हडसन जो है ये अंग्रेज़ों की तरफ से लड़े थे विद्रोहियों से। और 20 सितंबर 1857 को जो है विद्रोही क्या कर दिए? समर्पण कर दिया। यानी बहादुर शाह जफ़र, ये इनकी जो पार्टी थी वो समर्पण कर दिए। अब देखिए अगला केंद्र कानपुर का है। इसके विद्रोही नेता हैं नाना साहब और तात्या टोपे। 5 जून 1857 को जो है विद्रोह फूटा है। और इसको जो है अंग्रेज़ों की तरफ से रोकने के लिए आए हैं कॉलिन कैंपबेल, हेवलॉक। ये जो है दिसंबर 1857 ईस्वी का समय है जब इन लोगों ने समर्पण किया या हार गए। अब देखिए लखनऊ बेगम हजरत महल, महक परी भी नाम है इनका, बेगम हजरत महल का। बिजरिस कादिर, ठीक है। 4 जून 1857 को इन्होंने विद्रोह किया है। कॉलिन कैंपबेल ये जो है अंग्रेज़ों की तरफ से रोकने आए हैं। 31 मार्च 1857 को जो है कंट्रोल कर लिए हैं। और देखिए झांसी ग्वालियर, रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे। 5 जून 1857 का विद्रोह, जनरल हीरोज अंग्रेज़ों की तरफ से। 17 जून 1858 ईस्वी, है ना, ये जो है ख़त्म होता है इनका। जगदीशपुर कुंवर सिंह अमर सिंह, 12 जून 1857 को विद्रोह हुआ है। मेजर विलियम टेलर अंग्रेज़ों की तरफ से रोके हैं। दिसंबर 1858 ईस्वी का समय है। फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला, जून 1857 को विद्रोह। जनरल रेनाल्ड अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ते हैं अहमदुल्ला से। और 5 जून 1858 को इनका समाप्त हो जाता है। इलाहाबाद में लियाकत अली, जून 1857। कर्नल नील लड़ते हैं अंग्रेज़ों की तरफ से। 1858 में इनका जो है प्रभुत्व समाप्त होता है, विद्रोह समाप्त होता है। अब देखिए बरेली का खान बहादुर, जून 1857। बिसेंट आयर, ये 1858 में जो है ख़त्म हो जाता है इनका। तो अब भाई 1857 को जो है आप समझ गए होंगे। अब परिणाम क्या निकला है? परिणाम जो है 1857 के विद्रोह का क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ है, आइए उसे आप देख लीजिए। तो देखिए 1857 के विद्रोह की असफल होने की तत्काल बाद ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी से भारत का शासन करने के सभी अधिकार जो है वापस ले लिया। ठीक है। कंपनी पर नियंत्रण हेतु स्थापित जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया है। और 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी की उद्घोषणा को पढ़ा है। इस उद्घोषणा के तहत भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर लिया गया। एक भारत मंत्री या सचिव तथा 15 सदस्यों वाली इंडिया काउंसिल की जो है क्या कर दिया गया, स्थापना कर दी गई है। ठीक है। और क्या हुआ है भाई,
उद्घोषणा में गवर्नर जनरल कैनिंग को वायसराय की उपाधि प्राप्त हुई। अब देखिए जो कैनिंग थे गवर्नर जनरल थे, अब वो क्या कर दिया गया, वायसराय, पहला वायसराय उनको बना दिया गया है। ठीक है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक, लोगों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। ठीक। अब जो ईसाई, सभी को ईसाई बना रहे थे, अब देखिए कहा कि नहीं भैया आप लोग आराम से रहिए, हम किसी को जो है धर्म नहीं बदलवाएंगे, है ना। सबको एक समान कानूनी सुरक्षा उपलब्ध कराना, लोगों के प्राचीन अधिकारों रिवाजों के प्रति सम्मान व्यक्त करना आदि वायदे क्राउन द्वारा भारतीय जनता से किए गए। भारत में एक व्यवस्थित शासन प्रणाली स्थापित हो सके, इसके लिए भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित किया, जिसके द्वारा पिट्स इंडियन एक्ट के द्वारा की गई व्यवस्था जो है समाप्त हो गई। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा सेना के पुनर्गठन के लिए स्थापित पील कमीशन की रिपोर्ट पर सेना में भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपियनों का अनुपात जो है बढ़ा दिया गया। तो अब जैसे जो अनुपात पहले यूरोपियनों का सैनिकों का कम था, उसे अब जो है जो 1857 के विद्रोह के बाद क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। अब देखिए सैनिकों की भर्ती हेतु रॉयल कमीशन गठित हुआ तथा बड़ी कुटिलता से फूट डालो और राज्य करो, है ना। अब देखिए खेला ये चालू कर दिए, फूट डालो राज्य करो की नीति का अनुसरण करते हुए सेना के रेजिमेंटों में जाति समुदाय धर्म के आधार पर विभाजित किया गया, है ना। भारतीय जो है रजवाड़ों के प्रति विजय और विलय की नीति का परित्याग करते हुए सरकार ने राजाओं को गोद लेने की अनुमति प्रदान कर दी। अब भाई जो राजाओं को गोद लेने का अधिकार नहीं था, वो अब बच्चे अधिकार मतलब गोद ले सकती थी राजा लोग। वायसराय कैनिंग के समय में 1861 का इंडियन हाई कोर्ट एक्ट, 1861 का इंडियन सिविल सर्विस एक्ट पारित किया गया। ये कानून ये बन गया। ठीक है। अब आइए जो है आप थोड़ा सा जो याद रखने वाली कुछ लाइनें हैं जो कि परीक्षा में डायरेक्ट पूछी जाती हैं, उसको आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए इसको मैं आराम से बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, नोट कर लीजिएगा, है ना। ये परीक्षा में अक्सर क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। तो भाई परीक्षा में तो इस जो आपको बताया मैंने उससे भी बनते हैं। ये एक लाइन में आपको निचोड़, मतलब कुछ लाइनों में निचोड़ मिल जाएगी 1857 का, है ना। तो ध्यान से सुनिएगा, नोट कर लीजिएगा। जैसे देखिए जो है 1857 के विद्रोह का जो तत्कालिक कारण चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग था। ठीक है। तो जो उस समय का वर्तमान कारण था, जो विद्रोह हुआ, वो जो है कारतूसों में लगा जो चर्बी थी गाय और सूअर की, उसी की वजह से विद्रोह हुआ था। चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग के विरोध में प्रथम विद्रोह बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे द्वारा किया गया था। ठीक है। और देखिए 1857 के विद्रोह की शुरुआत मेरठ से 10 मई 1857 को हुई थी। विद्रोह देखिए पूरे भारत में तो फैला नहीं था, मुख्यतः कहाँ कहाँ फैला है उसे आप जान लीजिए। देखिए दिल्ली में, कानपुर में, जगदीशपुर में, झांसी, रोहिलखंड, मेरठ, लखनऊ, फैजाबाद, बरेली में ये मुख्य जो है केंद्र थे, यहीं पे विद्रोह फैला हुआ था। और अब प्रमुख नेताओं को आप देख लीजिए, उनका नाम जानिए। तात्या टोपे, नाना साहब, बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, मौलवी अहमद शाह, कुंवर सिंह, ये क्या थे, ये जो मुख्य नेता थे विद्रोह के, वो हो गए। अब देखिए 1857 के विद्रोह के समय के विद्रोही नेता मौलवी अहमदुल्ला की गिरफ्तारी के लिए अंग्रेज़ों ने कितना इनाम रखा था, 50,000 रुपये रखा था। उस समय 1857 में 50,000 बहुत होते थे, है ना। अंग्रेज़ जनरल ह्यूरोज ने लक्ष्मीबाई की मृत्यु के बाद उन्हें विद्रोहियों में सर्वोत्तम और सबसे वीर नेता बताया है। 1857 के विद्रोह के बारे में आर.सी. मजूमदार ने कहा कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय और न स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक। और देख लीजिए ब्रिटिश सांसद डिजरायली ने
1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। ध्यान से सुनते जाइए, नोट करते जाइए। वीडी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है। ठीक, 1857 के विद्रोह में पंजाब, राजपूताना, पटियाला, जींद, हैदराबाद, मद्रास के शासकों ने बिल्कुल भी हिस्सा नहीं लिया है और बौद्धिक वर्ग, व्यापारी इस भारतीय शासक न केवल विद्रोह से अलग रहे बल्कि विद्रोह को कुचलने में सरकार की मदद भी की। ये मैंने आपको बताया पहले भी। और तात्या टोपे को मारवाड़ के देशद्रोही राजा मानसिंह की मुखबरी पर अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दिया था। गद्दारी भी देखिए हो रही है बढ़ चढ़ के। और 1858 ईस्वी के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। भारत का गवर्नर जनरल वायसराय कहा जाने लगा। अब देखिए गवर्नर जनरल से हटकर वायसराय कहा जाने लगा। और 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, जो बाद में इनको वायसराय बना दिया गया। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। अवध को सैनिकों का पौधशाला कहा जाता है। दिल्ली में विद्रोहियों द्वारा स्थापित सरकार का नाम जलसा था। 1857 के विद्रोह के समय कंपनी का राजनीतिक एजेंट साइमन फ्रेजर था, है ना। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के संकट के समय कैनिंग ने कहा था, लाइन को ध्यान दीजिएगा, कैनिंग क्या कह रहा है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के जब संकट चल रहा था, जब विद्रोह अपने चरमोत्कर्ष पे चल रहा था, तो कैनिंग कहता है यदि सिंधिया विद्रोह में शामिल हो जाता तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना पड़ता, है ना। तो देखिए सिंधिया ने विद्रोह में शामिल नहीं हुए हैं। ये कैनिंग कह रहा है कि यदि ये शामिल हो जाते तो हम लोगों का जो है बुरिया बिस्तरा उड़ जाता, हम लोग को बस लंदन में शरण मिलती, इंग्लैंड में शरण मिलती, है ना। तो भाई ये आप जो है आज आपने देख लिया कि 1857 का विद्रोह। इस वीडियो में आपने क्या क्या जाना है, इस वीडियो में आपने जाना कि 1857 का विद्रोह क्यों हुआ, क्या कारण थे, इसका परिणाम क्या निकला, क्यों असफल रहा, ये सारी चीज़ों को आप इस वीडियो में जानें। ठीक, तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? अच्छा लगा है यार तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। कोई भी कमेंट होंगे आपकी, कोई सलाह होगी, तुरंत फटाफट कमेंट में डाल दीजिए और लाइक करते हुए जाइएगा। यहाँ तक आपने देखा है तो पक्का अच्छा लगा है, तो लाइक करते हुए जाइएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिए, है ना। अच्छी चीज़ शेयर करेंगे तो दोस्त भी कहेंगे कि हमारा दोस्त अच्छी चीज़ें शेयर करता है। ठीक है, तो बस दोस्तों ये वीडियो इसी पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।